आज की शुरुआत हम कर रहे होंगे एक इस तरह के अरेंजमेंट से जहां पे हम डायगोनली सेपरेट करते हुए दो डिफरेंट मीडियम भरेंगे और कैपेसिटेंस निकालेंगे। दरअसल वैसे कभी मैंने जब फर्स्ट टाइम ये देखा था तो एच सी वर्मा का ये सवाल था, लेकिन फिर हम उसे फॉर्मूला बनवा के याद करवाने लगे, क्योंकि एक दो बार ये डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं कि भाई इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। हमें प्रूफ भी आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो फॉर्मूला बन के भी याद रहे तो भी एक बहुत अच्छी बात है। क्या है, देखो सपोज ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, इसके नीचे एक और कैपेसिटर की प्लेट है। स्क्वायर प्लेट भी आप मान सकते हो, रेक्टेंगुलर प्लेट भी आप मान सकते हो। ये आपने दो प्लेट्स मानी, ठीक है, ये हमने दो प्लेट्स मान ली और इनके बीच में एक मीडियम हम भरने वाले हैं जो डायगोनली इनको सेपरेट कर रहा होगा। ये है वो प्लेन जो उस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये बीच का सेपरेटिंग प्लेन है, ये बीच का सेपरेटिंग प्लेन है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आधे में K1 भरा है, आधे में K2। मैंने माना कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये K1 भरा है और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये जो प्लेन बनेगा ये K2 है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपका D है। प्लेट का एरिया मैं A ही मान लेता हूं। अब वो मैंने कहा आप चाहे रेक्टेंगल माने चाहे स्क्वायर माने, सपोज लेंथ L है, लेट ब्रेड्थ B है, तो जो प्लेट का एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू L इंटू B। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें कोई मीडियम ना भरा होता, सिंपल ये सब अरेंजमेंट होता, तो कैपेसिटेंस क्या होता? कोई मीडियम ना भरा होता तो कैपेसिटेंस क्या होता? एप्सिलॉन नॉट L B अपॉन D। हाँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सिंपली ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D को A की वैल्यू चाहिए कुछ भी हो। तो अब भी ये इसी का एक फैक्टर होगा, अब भी ये इसी का एक फैक्टर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन वो फैक्टर क्या होना है, तो सुनिए, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई, ये याद करना है, हमें डेराइव करेंगे लेकिन याद भी करना है। इनमें से पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मान लो K2 बड़ा है, वैसे ही मैंने एज्यूम कर लिया K2 बड़ा है, तो यहां आ जाएगा K2 माइनस K1 इंटू ln मतलब log टू द बेस E। K2 बड़ा है तो K2 बाई K1, K2 बड़ा है तो K2 बाई K1। कुछ ज्यादा विचमित सा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। बताओ अगर आपको याद हुआ हो तो बताओ, बोलो क्या लिखा था मैंने अभी, फैक्टर बोलो पहले, फैक्टर बोलिए। K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ln ऑफ K2 बाई K1, अगला फैक्टर ये था, और इंटू वही चीज इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई इससे वो फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर मैं पूरे में एक ही मीडियम भर देता, अगर मैं पूरे में एक ही मीडियम भर देता तो क्या होता कैपेसिटेंस, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मतलब अगर मैं K1 बराबर K2 मानूं तो इससे वो दिखना चाहिए ना मुझे। लेकिन अगर आप K1 बराबर K2 बराबर K मानते हो, अगर आप इसमें K1 बराबर K2 बराबर K मानते हैं, तो देखो ये बनेगा C इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन 0, K2 माइनस K1 कितना हो गया, 0 हो गया, और ये ln 1 K2 बाई K1 1, log 1 कितना होता है, 0। सो इट इज समथिंग लाइक 0 बाई 0 फॉर्म, लेकिन ये ना तो 0 है ना इनफाइनाइट है। हम सभी जानते हैं कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है,
तो कई बार ऐसा होता है कि इनडिटरमिनेट का मतलब कुछ भी फाइनाइट वैल्यू इसकी निकल के आएगी, यहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है तो वो अलग तरीके से आ जाता है, वो जैसे हम वहाँ डेराइव करते हैं, जैसे हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से। तो आपने ये जो भी किया, टू मीडिया, मीडिया फुल फॉर्म है मीडियम की, सेपरेटेड डायगोनली, टू मीडिया सेपरेटेड डायगोनली। एक बात बताओ, क्या क्लास के साथ ही आपको फॉर्मूला याद हो गया है क्या? क्लास के साथ साथ है ना? अब ये भूलना नहीं है, ये डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला, ये तो हमें डायरेक्टली आना ही चाहिए, लेकिन हम साथ ही साथ इसका प्रूफ और करें। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है हम इसका प्रूफ और करें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो भूल भी सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो तरीका तो आपके दिमाग में होगा ही, एक एलिमेंट मानना होगा, है ना भाई? तरीका तो आपके दिमाग में होगा ही, एक एलिमेंट मानना होगा, कुछ भी एक्स लेंथ पे जाके उसका डीसी लिखना होगा, फिर देखना होगा सीरीज है कि पैरेलल है, क्या है क्या नहीं है। तो करें काम स्टार्ट। इस प्रूफ को करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं ये एंगल, ये डायगोनल वाला ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। डायगोनल प्लेन का इस प्लेन के साथ मैंने एंगल थीटा माना, तो अगर मुझे कहीं भी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो मेरा टेन थीटा बताओ आप क्या है इस डायग्राम से? टेन थीटा कितना है? डी बाई एल, डी बाई एल। हम पहले से ही अपनी चीजें तैयार करके आगे बढ़े कि भाई अगर कहीं टेन थीटा की जरूरत पड़े या थीटा की जरूरत पड़े तो इससे निकल जाएगा, डी बाई एल। अच्छा, एलिमेंट कैसे माने वो सुनो। आप यहां से किसी भी एक्स लेंथ पे गए, यहां से किसी भी एक्स लेंथ पे गए, आपने ऊपर नीचे यहां तक ये ज्वाइन कर दिया, ये मैं थोड़ा और आगे जाऊं, जैसा कि हम मानते रहे हैं dx और, अच्छा करता हूं बैठे dx, तेरे को ठंड लग रही है ना, कहाँ पे नहीं लगेगी तो कहाँ पे कर काम। ये आपका एक एलिमेंट बना, छोटा सा एलिमेंट बना। हाँ करता हूँ, एक मिनट। ये प्लेट है, ये प्लेट है, बीच में इसके दो एलिमेंट है। चुप चुप चुप, उधर देखो, ये प्लेट है और बीच में इसके ये ऊपर और नीचे प्लेट बन गई, बीच में आधे में K2 आधे में K1। क्या समझ आ रहा है क्या एलिमेंट कैसे लिखा है? एलिमेंट में नीचे वाले को मैं बोल देता हूँ DC1 और ऊपर वाले को बोल देता हूँ DC2। तो मुझे DC1 और DC2 बताओ पहले आप। नीचे वाला ये जो हिस्सा बनेगा ये DC1, फिर मैं लिखूंगा DC2। पहले मैं DC1 लिखूं। DC1 बताओ भी कितना होगा? हाँ जी DC1, उसमें मीडियम कौन सा भरा है? K1। तो K1 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। एरिया देखते हैं, अभी एरिया देखते हैं, और डिवाइडेड बाई आएगा सेपरेशन। DC1 मुझे लिखना है, एरिया बताओ ये एरिया कितना है? ये एरिया, ये वाला नीचे जो स्ट्रिप बनी है, ये प्लेट की ये स्ट्रिप, हाँ बिल्कुल सही, ये तो B है, ये B है और ये dx। तो एप्सिलॉन इंटू एरिया, एरिया मेरे पास आ गया B इंटू dx डिवाइडेड बाई सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये दूरी चाहिए मुझे, ये जो बीच का डायगोनल है यहां तक। अगर ये x है तो क्या मैं इसको x tan थीटा लिख सकता हूं? क्योंकि tan थीटा बराबर होगा दिस लेंथ अपॉन x, सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू x tan थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो अपॉन x इंटू tan थीटा। अच्छा, मैं फिर से एक थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये dx से कभी उस d से कंफ्यूज ना हो जाना, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैपिटल D मान लूं।
समझ रहे हो ना, कई बार जल्दबाजी में इस डी Yes, से sir. उस डी से कोई डी कट जाता है और कुछ नहीं। तो अगर उसको आप कैपिटल डी बोलते हो तो ये आपका हो जाएगा ये कैपिटल डी, ठीक है। DC1 लिख दिया। अब आप इसके ऊपर वाला लिख के बताओ DC2। DC1 लिखा, अब आप लिखो DC2। मेरा ये वाला है। K2 epsilon naught हाँ, VDX एक तो ऊपर K2 है मीडियम इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऊपर का भी सेम है। डिस्टेंस आ जाएगी D माइनस x tan थीटा। हाँ बिल्कुल सही, डिस्टेंस ये ऊपर वाली बचेगी D माइनस एक्स टेन थीटा। तो कैपिटल D में से आप एक्स टेन थीटा घटाएंगे तो ये आ गया। DC1 और DC2 में कोई डाउट किसी को? नो सर। ये दूरी है एक्स टेन थीटा, तो ये ऊपर वाली बची D माइनस एक्स टेन थीटा। तो मैंने ये इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। अब मुझे बताओ DC तो मेरा इस प्लेट का है, DC तो मेरा इस प्लेट का है, तो इसमें ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, ये ऊपर और नीचे वाले? सीरीज में। बिल्कुल सही, सीरीज में, क्योंकि एक टर्मिनल ऊपर है एक टर्मिनल नीचे और आप एक से दूसरे तक जा रहे हो, दो मीडियम बीच में आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये चीजें किसमें हुआ करती हैं, सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में होगा तो DC कैसे निकलेगा? DC जो आपने एलिमेंट माना है 1/DC दैट इज इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2, क्योंकि ये दोनों किस में है, अलग अलग एलिमेंट, सीरीज में है, सीरीज। ठीक है। अब भाई मैं वेट करूं, आप इसमें वैल्यू पुट करके DC बताओगे मुझे DC कितना आ रहा है? ये दोनों वैल्यूज पुट करके या जैसे भी करके DC बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं करूं क्या आप बता रहे हो? एक बार एक मिनट, एक बार रफली वैसे ही करके बता दो। वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट BDX। ना उसका रेसिप्रोकल करने के बाद बताओ ऊपर क्या आएगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं ऊपर आएगा एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, K1 K2 बचेगा और एक बचेगा BDX, एक कटेगा। हाँ ये आना चाहिए। देखो आप एक बार देखो, आप एलसीएम लेके एलसीएम जब लोगे उसका, अरे जब 1/DC लिखोगे तो उल्टा आएगा ना, BDX तो एलसीएम बन जाएगा, तो एक बार ही आएगा वो। ऊपर तो ये आना चाहिए, नीचे आएगा K2x tan थीटा प्लस K1D माइनस K1x tan थीटा। एक बार दोबारा बोलना, K1 ब्रैकेट में एक मिनट मैं दोबारा सुनो, मृगेश आप बोलने लगे थे, आप बोलो एक बार। K2 इंटू एक्स टेन थीटा प्लस K1 इंटू कैपिटल D माइनस K1x tan थीटा माइनस K1x tan थीटा। हाँ भाई यहां तक यस सर। सभी का आ रहा है ना? एक बार बताओ, नहीं तो फिर लास्ट में आंसर नहीं Yes, sir, हो जाएगा, सही कुछ है। गलती हुई तो। यही है, ठीक है। ये आपका DC आ गया। यहां तक समझ आया एलिमेंट कैसे बनाया हमने? हाँ। अब ये बताओ, हाँ जी, ठीक। अब ये बताओ जितने एलिमेंट बनेंगे ऐसे, अगला ये वो सारे सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। तो मैं अगर इससे आगे की बात करूं तो पैरेलल कनेक्शन। अब देखो यार, इस सवाल में एक बड़ा अच्छा काम ये है, DC लिखने के लिए तो आपको सीरीज कनेक्शन की जरूरत पड़ी, और अब गया ये पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि C विल बी इक्वल टू इंटीग्रल DC, और वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जाएगा। तो x की लिमिट और बता दो एक बार इस डायग्राम से देख के। यहाँ x कितना है? यहाँ 0 से और x फाइनल है L। अब मैं आपका वेट करता हूं, आपके पास आंसर भी है, आप इसे ढंग से नोट भी कीजिए। और आपको याद होगा ना,
ये जो इंटीग्रेशन होता है, मेरा ब्रेन ये वाला इंटीग्रेशन मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप कर दोगे। ये वो है 1/a+bx टाइप, 1/a+bx टाइप बनेगा। अलग से x कॉमन ले लेना, ln a + bx अपॉन, एक मिनट करो तो करो आप। चलो दिखाना, तो भी चलो दिखाना, तो ऑनलाइन तेरा देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन पेंट पाउडर है, पेंट करें क्या? खुलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। हाँ जी बताओ, कुछ पहुंच रहे हो आगे? यस सर, आ गया। आ गया ना आपका कंफर्म? ये लास्ट तक आ गया इस तरह का एरिया ए और इस तरह का? हाँ ठीक है, बहुत सही है। और भी बच्चे कीजिए ट्राई। सर उसका बताओ, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या होता है? नहीं पता नहीं, वो आपने कल पूछा था ना मुझसे। डर्टी वाला ही पूछ रहे हो क्या आप? हाँ नहीं पता, मैंने एक्चुअली वो टर्म ही पहली बार सुनी थी, मैं आपको बताऊं। फिर उसके बाद मैंने वो पढ़ा नहीं उसके बारे में। डर्टी इलेक्ट्रिसिटी में भी उसका कोई ऐसी चीज जो नुकसान हमें पहुंचा रही है उसको बोलते हो। सर डर्टी इसमें फिल्टर भी होता है सब कुछ? क्या क्या क्या? डर्टी इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिल्टर? नेट पे देखा था कि इसका फिल्टर भी ऐसा कुछ होता है। तो देखो, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं वैसे बताता हूँ जनरल सेंस में। कहीं पे रिक्वायरमेंट है एसी की और उसमें कोई डीसी कंपोनेंट ऐड होके आ रहा हो, तो वो डीसी कंपोनेंट भी उसके लिए एक डर्टी पार्ट है और उसके लिए अलग से फिल्टर होते हैं। तो ये इन जनरल एक वर्ड आप यूज कर सकते हो कि जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए डर्टी इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको सेपरेट करने वाली जो चीज है वो उसका फिल्टर है। कई बार क्या होता है, हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए और उसमें वेरिएबल डीसी आ रहा होता है, यानी कि क्या मतलब है, उस डीसी में थोड़ा सा एसी पार्ट मिला होता है, तो उस डीसी के लिए वो डर्टी इलेक्ट्रिसिटी है। सर हाँ जी। 50/60 हर्ट्ज साइन वेव क्या होता है ये? 50/60 आगे हर्ट्ज साइन वेव। 50/60 हर्ट्ज साइन वेव। यस सर। सर उसकी डेफिनेशन में था ये। किसकी डेफिनेशन में था? डर्टी इलेक्ट्रिसिटी की? डर्टी
यस सर। देखो सर गूगल पे देखो आप। देख लेंगे बाद में। मैंने हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घर में वो कितनी हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी होती है? पता नहीं। 50। 50 हर्ट्ज पता होना चाहिए हमें। 50 हर्ट्ज की वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मे बी उसके अंदर जैसे आप मुझे समझा रहे हो 50/60 हर्ट्ज का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट हो। 50 हर्ट्ज तो एक नॉर्मल हमारी लाइट है, लेकिन उसमें अगर कोई 50/60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो दैट मे बी कॉल्ड द डर्टी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो और मैं इसके बारे में देख के आपको बता दूंगा। मेरे याद भी नहीं रहा है, देखना क्या है डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। ठीक है, कहाँ पे यूज होती है, टर्म कहाँ यूज होती है? चलिए छोड़ो, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप ये बताओ यार, अब मुझे ये बताओ क्या ये सबका हो गया क्या ये प्रूफ? तो ये भाई किसी का नहीं हुआ तो बताओ, मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं आपको। यार बच्चों बोलिए अगर आपका प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है सबका नहीं हुआ है प्रूफ। अगर नहीं हुआ है तो मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं। यस सर, फिर दो। देखिए तो सबसे पहले इस डीसी को ढंग से अरेंज करते हैं, उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं। इस डीसी को अब हम अरेंज करें उस फॉर्म में, तो डीसी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 K2 और B। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो ऊपर एक कांस्टेंट टर्म है, इनटू 1/ax प्लस बी। उस फॉर्म में लेके जाएं 1/ax प्लस बी। तो x के साथ क्या क्या है तो आपको दिख रहा होगा, x के साथ है K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा और x, और साथ में बचता है K1D, और इसके अलावा है dx। पहले आप ये बताओ क्या ये अरेंजमेंट आ गया समझ, कैसे अरेंज किया हमने? तो हो गया। ठीक है, अब सुनो तो आगे सुनो। दोनों साइड मैंने किया इंटीग्रेशन, क्योंकि जो C है पैरेलल कनेक्शन की वजह से जो C है वो इंटीग्रेशन होगा। C में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट K1 K2 और B तो बाहर आया, और 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ मुझे। इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी dx, ये क्या होता है? ln ax प्लस b अपॉन a। ln ऑफ ax प्लस बी और अपॉन a। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो जो मेरा a है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दिस इज a, ना b, दिस पार्ट इज b, एंड x के साथ जो मेरा पार्ट है दिस कंप्लीट पार्ट इज a। ये है, ठीक है सर हाँ जी। इंटीग्रल ADX तो AX होता है। अरे तो इंटीग्रल ADX थोड़ी है यहाँ तो ये देखो ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का क्या होता है? 1/x का ln x। तो 1/ax प्लस बी का ये होता है, और मुझे लगता है ये वाला इंटीग्रेशन तो पीछे भी हम बार बार यूज करते रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आया, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इसका इंटीग्रेशन देखो, ये लगाओ डिवाइडेड बाई a। डिवाइडेड बाई a, इस a से आप डिवाइड करोगे K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा। इसके अलावा क्या बचा? ln log टू द बेस e ax प्लस बी पूरा। तो ये आपका पूरा आएगा K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा इंटू x प्लस K1D। तो ये हो गया ln a प्लस बी, और इस पे लिमिट लगेंगी। x की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां जा रही हैं? 0 से लेके l। एक बार ये बताओ, ये आ गया समझ ये वाला स्टेप? भाई जिनसे नहीं हुआ था वो ध्यान से देखो और बताते चलो मुझे। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, c इज इक्वल टू, अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं
एप्सिलॉन K1 K2 इंटू बी अपॉन K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूं तो पहले अपर लिमिट, तो ln ऑफ ये L आ जाएगा, यहां अपर लिमिट आएगा log टू द बेस e K2 माइनस K1 इंटू टेन थीटा इंटू L प्लस K1D माइनस लोअर लिमिट log टू द बेस e, x की जगह 0 रखोगे तो ओनली ये क्या बचेगा K1D। आप ये बताओ ये वाला स्टेप समझ आ गया क्या? हाँ भाई बताओ ये स्टेप क्लियर है? बोलते रहो, ये स्टेप क्लियर है, ये वाला स्टेप? ठीक है। अब log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b, तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 K2 इंटू बी अपॉन K2 माइनस K1 और इंटू टेन थीटा, और ये आपका बनेगा ln a अपॉन b। तो जब a अपॉन b आप करोगे तो ये आ रहा है K2 माइनस K1 इंटू L टेन थीटा प्लस K1D डिवाइडेड बाई K1 इंटू डी। अच्छा, आपका टेन थीटा क्या है? टेन थीटा की वैल्यू आपने शुरू में लिखी थी, टेन थीटा कितना है? हाँ भाई, टेन थीटा कितना आपका? D by L। तो जब टेन थीटा को D by L रखोगे, टेन थीटा को D by L रखोगे तो C आ गया एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 ये है। टेन थीटा की जगह आप D by L रखोगे तो नीचे तो D और ऊपर L इंटू बी बन गया, वो L ऊपर जाएगा तो ऊपर L इंटू बी बन गया। ठीक है, और आगे चलो, ln, एक बार इसको संभालो, इसको संभालो, L टेन थीटा को आप D लिख दोगे तो ये बनेगा K2D माइनस K1D प्लस K1D। तो क्या K1D से K1D कैंसिल हो गया? ये D लिखते ही K1D से K1D ओनली क्या बचा? K2D अपॉन K1D। D से D गया, और आप देखो क्या ये वाली फॉर्म बन गई है क्या जो इधर लिखा है? देखो एक बार, K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 ln K2 बाई K1, और उसके अलावा बचता है एप्सिलॉन इंटू एल बी एरिया है और डिवाइडेड बाई डी। ठीक है भाई, जिनका नहीं हुआ था वो ये नोट कीजिए। सर जैसे ये एक डायगोनल खींच के दो K1 K2 भरेगा, अगर दो डायगोनल करके चार। हाँ, तो वो तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। आप कह रहे हो कि एक डायगोनल से आपने टुकड़े किए, एक और यूं बांट दो, एक इधर एक इधर, और उन चारों में अलग अलग आप मीडियम डाल दो, है ना? तो भाई फिर वही है, अब वो कितना पॉसिबल है उसको सोल्व कर पाना, वो तो उसको देखने पे पता लगेगा। बाकी उसका मतलब वही है कि ऐसे में फिर से ऐसे ही हम एलिमेंट मानेंगे, कितना कितना टुकड़ा बन पाता है उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। हम डीसी लिख पाएंगे, नो डाउट हम डीसी लिख देंगे, वहां पे दिक्कत कई बार लिमिट लगाने पे आएगी। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर पॉसिबल हो पाए तो वो लिखना। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में बाई चांस कभी आ जाए, वैसे बहुत नील चांस है, यहां तक आता है, बाई चांस कभी आ जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला, तो उसमें ना जो भी ऑप्शन हो, जैसे आप ये चार भरो तो कोई दो को सेम कर लो ताकि ये बन जाए। समझ रहे हो क्या भाई? अगर आपने यूं भरा तो दो टुकड़ों के के को सेम करके देखो उनमें कौन सा क्या आता है। बाकी ट्राई कर लेना अगर ये,
ठीक है, अब मुझे बताओ क्या क्या ये नोट हो गया है सभी का? हो गया। ठीक है। सर जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, हाँ, एक प्लेट जैसे बीच से टूट जाए तो कैपेसिटेंस काम करेगा? बीच से टूट जाए मतलब आधी हो जाए? एक प्लेट की जगह 2 आधी प्लेट हो। मतलब कि हाँ ऐसा ही करिए। देखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कह रहे हो देखो मैं बताता हूँ आपका अरेंजमेंट। आप ये कह रहे हो कि जैसे एक साइड तो मैंने पूरी एक प्लेट ली, एक प्लेट आधी ली और एक प्लेट आधी ली, बस यही तो है और तो कुछ है ही नहीं। यस सर। तो हमने तो ये चीजें पहले भी तो पढ़ी है, अलग अलग मीडियम भर के भी पढ़ा था। अगर मान लो ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, तो देखो एक बार ये आपके टर्मिनल्स हैं। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन इंटू A/2 डिवाइडेड बाई D बनेगा। एरिया आधा हो गया ऊपर ऊपर का, यस सर। यानी कि मैं उसे C0/2 लिख सकता हूं। नीचे वाला जो बनेगा वो भी एप्सिलॉन इंटू A/2 डिवाइडेड बाई D, वो भी C0/2। और ये दोनों C0/2 और C0/2 किस में है? पैरेलल। पैरेलल में। तो वो जुड़ के फिर दोबारा से कितना हो जाना है? C0। क्लियर? बताओ समझ आ गया हो तो ये काम, या और कुछ डाउट है कि यही था? बताओ। यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। जैसे मान लो एक थोड़ा सा मैकेनिक्स पार्ट इसमें इंक्लूड करें अगर क्वेश्चन में, किस तरह का होगा देखिए। देखो देखो आगे से हटो, बाद में हो जाएगा बंदा। जो आज बाहर आ जाओ। बारिश जब भी तो बारिश से चलेगा ना। एक मिनट तुम बाहर आओ। देखिए जैसे मान लो मैकेनिक्स पार्ट अगर हम इसमें कुछ शामिल करें, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, दीज आर 2 लाइट प्लेट्स। एक पे चार्ज है Q, एक पे -Q, और इनका एरिया है A। और इन यहां पे मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दी, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और यहां पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास आपको दिया है M। समझ गए ना हम किस तरह से क्या लेके चल रहे हैं? ठीक है, आपको ये बताना है ये जो ब्लॉक M है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, दिस ब्लॉक M इज इन इक्विलिब्रियम। ये ब्लॉक आपको इक्विलिब्रियम में दिया गया है। एक तो ये बताना है फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, सेकेंड पार्ट separation between the plates,
एंड थर्ड पार्ट, और इसमें क्या बता सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एम, रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एम। थोड़ा सा अब इसको मैकेनिक्स वाले पार्ट से रिलेट करके हम देख रहे हैं। हाँ जी बोलिए, बनी कुछ बात? करवाऊं क्या मैं, बताओ? पहले हम चलते हैं एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पे। इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg, और ऊपर है रस्सी की टेंशन T। वही टेंशन यहाँ है, जब तक ना दिया हो ये पुलिस मासलेस ही होती है सारी, ज्यादातर हमारे तो +1 +2 में मासलेस ही होती हैं, अगर रोटेशन का सवाल ना हो तो इस T को बैलेंस करने के लिए x एक्सटेंशन आई होगी, तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा kx, और इधर भी स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा kx, और ये रुका होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। कितने फोर्स से याद है ये वाला फोर्स? q²/2a q²/2a इतने ही फोर्स से इसको खींच रहा होगा ये, और यहां एक दूसरी टेंशन होगी T डैश। आप बताओ क्या पूरा फोर्स डायग्राम समझ आ गया? यस। इक्विलिब्रियम मतलब हर चीज रेस्ट, इक्विलिब्रियम मतलब हर चीज रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स 0। तो यहां इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनी ब्लॉक पे T बराबर mg, यहां इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनी T बराबर kx, यहां इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनी kx बराबर q²/2a एप्सिलॉन नॉट, और यहां इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनती है T डैश इज इक्वल टू q²/2a एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ क्या ये सारी इक्वेशन समझ आ गई हैं क्या? है ना? अब देखो फर्स्ट पार्ट, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग।
इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इन दो इक्वेशंस को देखता हूं तो फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन से kx इज इक्वल टू mg। तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना आ गया, mg by k। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। पहले पार्ट का आंसर आ गया mg by k। समझ आया? ठीक है, अब मैं चलता हूं तीसरे पार्ट पे, रिलेशन बिटवीन q एंड m। बताओ वो कहां से दिख रहा आपको? एक तो kx इसके बराबर है और एक kx mg के बराबर है। तो क्या इन दो इक्वेशन से आपको रिलेशन मिल गया? यस सर। तो रिलेशन आ गया, अगर मैं यहां रिलेशन लिखूं तो रिलेशन आ गया q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू mg एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट सेकंड। अब कई बार सवाल ऐसे आ जाता है q निकालो अगर मास दे रखा है, या m निकालो अगर q दे रखा है, तो यहां से आ जाएगा। अच्छा बचा बीच वाला पार्ट, उसका क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, क्या कहीं भी इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि ये d कितना है? नो सर। नहीं, इसका मतलब ये सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन d से इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा, सेकेंड पार्ट का आंसर बनेगा कि d कैन हैव एनी वैल्यू। ऐसे भी आंसर्स होते हैं तो अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि लार्ज प्लेट्स का फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो d कैन हैव एनी वैल्यू एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट। लार्ज प्लेट नहीं दे रखे होते। नहीं, स्मॉल देते ही नहीं है, स्मॉल कभी नहीं देंगे, बिकॉज स्मॉल प्लेट वो डिस्क की फॉर्म में देते हैं। डिस्क का फील्ड वो हमने पढ़े हैं ना कभी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम सिग्मा के टर्म्स में डिस्क का फील्ड हम लिखते हैं। कैपेसिटर में कभी नहीं देंगे स्मॉल प्लेट, बिकॉज ये शायद हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा, नहीं देखा तो आगे देखेंगे। अगर आप सिंपल सा भी कैपेसिटेंस लेते हो ना, तो उसकी प्लेट, आपने 1 फैराड का कैपेसिटेंस बताया था कि मैंने, उसकी प्लेट किलोमीटर्स में बन गई थी, या नहीं हुआ ये डिस्कस? बताया था ना। तो कैपेसिटर जब भी आएगा तो लार्ज प्लेट, क्या सीपीपी में भी था, सीपीपी में हाँ हाँ भी हाँ था। हाँ, तो कैपेसिटर जब भी आएंगी प्लेट्स लार्ज ही होंगी, ये स्मॉल देंगे ही नहीं इनमें कभी। एक्चुअली हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम अभी कैपेसिटर की शुरुआत में हैं इन क्लास 12, तो हम यहीं तक चीजें कर पाएंगे इन अजम्पशंस के साथ। हो गया, चले आगे। मिटा दो क्या, बताओ अगर नोट हो गया हो तो। यस सर। मैं एक और आपको सवाल देता हूं मैकेनिक्स का ही यूज करके, मैकेनिक्स या फोर्स सर बैलेंस। सीपीपी दे देना अगली। अरे मिल जाएगा, पहले वो इसमें आज पहली बात, आज शाम को हम, क्योंकि कल तो डिस्कशन क्लास उसमें चली गई थी, वो एक तो डाउट सीपीपी रेडी डिस्कशन के लिए कंप्रीहेंशन में चली गई थी। एक तो 23वें सीपीपी में जो 24वें सीपीपी में मुझे याद है हम क्वेश्चन नंबर 18 पे थे, 18 तक हमने कर लिए थे। उस एक्सरसाइज के 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं।
19 से 24 तो इसमें है, एंड देन 25 से 35 अगले में है। आपको आंसर्स दे रखे हैं हमने। यस सर। तो आज का काम ये रहेगा कि वो 19 से लेके 35 तक जो डाउट्स हों, डाउट्स अपने संभाल के रखना भी, कौन से पूछने हैं शाम को, वो डाउट्स हम डिस्कस करें, और आपको आज नेक्स्ट सीपीपी मिल जाएगा इससे अगला। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इधर देखें Additional homework भी डाल देना। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इस पे लेंगे, मैकेनिक्स पे ही ले रहे हैं। सपोज एक प्लेट आपने फिक्स कर रखी है, कैसे भी करके ये बांध रखी है, फिक्स कर रखी है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, जो आपने फिक्स कर रखी है, और दूसरी साइड ये एक प्लेट, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेकिन ये लाइट प्लेट नहीं है। इस प्लेट का मास दे दिया, इस प्लेट का मास है m, और इस पे लगा दी एक स्प्रिंग, जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये मैंने बाहर जो कैपेसिटर के 2 टर्मिनल्स निकाले हैं, इसमें मैंने कोई V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा, एसएचएम की तरफ लेके चले इस सवाल को। एक तो होता है फोर्स बैलेंस तक रोक दो, जैसे पिछला किया था। एक होता है उसे अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, तो एसएचएम भी होता है। मैंने आपको बताया कभी भी कि इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है तो एसएचएम की तरफ घुमाया जा सकता है, टाइम पीरियड की तरफ। यस सर। ये है ना। तो मान लो ये आपको सिचुएशन दी है, नीचे वाली जो प्लेट है दिस इज फिक्स्ड, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाली प्लेट इस तरह से हमने लटका के दे दी। ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। चार्ज दूं कि ना दूं, ना कोई जरूरत नहीं है। बैटरी दे दी आपको, ये मान लो एरिया ए है, बैटरी दे दी, चार्ज की जरूरत नहीं है। और ये मान लो कि सेपरेशन डी है। अब तो चार्ज वार्ज अपने आप आ जाएगा प्लेट्स पे, यस सर। ठीक है। और स्प्रिंग की लेंथ हम मान लेते हैं L प्लस एक्स नॉट, जहां पे L क्या चीज है, नेचुरल लेंथ। L is the natural length of the spring and x naught is the extension। तो सबसे पहली चीज तो ये इक्विलिब्रियम में दिया है इस वक्त। ये मैं लिख देता हूं यहां, when the upper plate is in equilibrium, when the upper plate is in equilibrium, spring is extended by x naught। तो जो स्प्रिंग है वो x नॉट से एक्सटेंड होगी। तो एक सवाल तो आप ये बता सकते हो कि भाई इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होगा, किस किस में। एक ये मास दे रखा है, एक x नॉट दे रखा है, एक उधर से बैटरी दे रखी है, उन सब चीजों में। तो फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन m x नॉट, k की जरूरत पड़े तो k, a d v, बहुत हो गया इनमें रिलेशन। पहला पार्ट ये तो पिछले सवाल की तरह ही है। और दूसरा सवाल ये बनता है यहां, इफ द अपर प्लेट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, लेकिन अगर आपको एसएचएम बनाना है तो ये कंडीशन देनी पड़ेगी, स्लाइटली एंड रिलीज। वर्टिकली इसको डिस्प्लेस किया और रिलीज किया। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, फाइंड टी एसएचएम। चलो थोड़ी देर ट्राई करोगे, 5 मिनट। यस सर। ठीक है, इसे ढंग से ट्राई कीजिए, क्या होना है क्या नहीं होना है।
फर्स्ट। फर्स्ट रिलेशन बन गया। हाँ अच्छा ठीक है, फर्स्ट पे हम चलते हैं। पहले बताओ इस पे चार्ज कितना आया होगा इन दोनों प्लेट्स पे, ऊपर Q और नीचे एप्सिलॉन नॉट AV अपॉन D। हाँ, Q बराबर CV और C है एप्सिलॉन नॉट A/D और इनटू V। ठीक है भाई। अब आप ऊपर वाले प्लेट पे फोर्स बैलेंस की इक्वेशन देखो। फोर्स बैलेंस की क्या इक्वेशन बनेगी? उस पे नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नीचे mg, दूसरा पुलिंग फोर्स ड्यू टू प्लेट Q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है ना? ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है हमारे, ठीक है। और ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ना? ऊपर कौन सा फोर्स? kx नॉट। या तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लेके चलूं तो आपको फोर्स बैलेंस करना है, तो इक्वेशन बनेगी kx नॉट इज इक्वल टू mg प्लस Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और Q कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। यानी कि ये आया kx नॉट इज इक्वल टू mg प्लस Q² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A² V² बाई D²। और नीचे पहले से ये 2a एप्सिलॉन नॉट, एक a से एक a गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया। तो मुझे लग रहा है ये आंसर आपका रिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है kx नॉट इज इक्वल टू mg प्लस एप्सिलॉन नॉट a V² अपॉन 2d²। हाँ जी बताओ, यही बना क्या? एक बार चेक कर लीजिए, ये रिलेशन है कुछ और है? यही है। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को संभालो। पहली बात तो ये SHM होगा भी कि नहीं, हमने दे दिया सवाल तो दे दिया, SHM बना भी है कि नहीं। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और स्लाइटली डिस्प्लेस किया जब तो जरूर SHM है। मतलब SHM जैसी इक्वेशन बनी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X या नहीं? करें क्या स्टार्ट? बताओ सेकंड पार्ट। तो सर ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में आपको इसको डिस्प्लेस करना है, नीचे करो या ऊपर, थोड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देना है। तो मैंने माना कि लेट नीचे वाली प्लेट तो जहां है वहां है, ऊपर वाली प्लेट को मैं x नीचे की तरफ ले आया।
पहली बात तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, बिकॉज एसएचएम के चांस तभी है जब ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन तभी होगी जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। मैं इसको x नीचे ले आया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? a माइनस x। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या इसके mg पे कोई फर्क पड़ा? नो सर नहीं पड़ा। तो भाई एक तो मैंने बना दिया mg। क्या स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क पड़ा? यस सर स्प्रिंग x और खिंच गई है, स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? k इंटू एक्स नोट प्लस एक्स। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पे कोई फर्क पड़ा? डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है। यस सर हाँ भाई सोच समझ के बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पे थोड़ा फर्क पड़ा कि नहीं? सर आंसर 2 2π√m/k तक पहुंचेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वो होगा, बिकॉज आपने मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कांस्टेंट मान लिया है, तब आएगा 2π√m/k। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स को कांस्टेंट मान लिया क्या? हाँ ये गड़बड़ होगी। देखो हमारे दिमाग में एक चीज है कि चार्जेस लार्ज प्लेट्स का फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पर चार्ज पे तो डिस्टेंस k माइनस x हो गई। नहीं, डिस्टेंस पे तो फील्ड डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन चार्ज पे तो डिपेंड करता है कि नहीं? क्यू पे, हाँ फोर्स क्यू पे डिपेंड करता है, q²/2ε0, और क्यू सी पे डिपेंड करता है क्योंकि q बराबर cv, और c चेंज हो रहा है, आप इसको पास ला रहे हो, c चेंज हो रहा है। अगर ये डिस्कनेक्टेड होता, अगर ये बैटरी यहां नहीं लगी होती तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता? वही होता जो पहले लग रहा है, लेकिन बैटरी लगी होने से, इसके पास लाने से, सेपरेशन कम होने से c बढ़ेगा, c बढ़ेगा तो cv बढ़ेगा, cv बढ़ेगा तो q बढ़ेगा, और q बढ़ेगा तो q²/2a ε0 बढ़ जाएगा। क्या ये समझ आया क्या? यस सर ठीक है। अब जो नया फोर्स होगा, नया फोर्स नीचे की तरफ, दैट विल बी इक्वल टू q²/2a ε0, दैट विल बी इक्वल टू q²/2a ε0। q' कितना? q' कितना? q' कितना? नया c' इंटू v, और c' कितना है? ε0a/d-x और इंटू v। बताओ, अभी बताओ, क्या समझ आ रहा है? हाँ भाई बोलो, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, क्योंकि सवाल में दिया है एसएचएम हो रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका मतलब अगर x नीचे डिस्प्लेस किया तो फोर्स किधर बनना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स F नेट ऊपर बनना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के होगा, वो तो इस पे डिपेंड करेगा, स्लाइटली वाली बात पे। अब इसको लेके चलते हैं, F नेट बताओ, इस पे F नेट कितना बना? ऊपर की तरफ F नेट कितना बना? ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, kx0 प्लस kx, ये ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, माइनस mg, ये नीचे लग रहा है, माइनस एक और नीचे लग रहा है, q²/2a ε0। और अगर मैं q' में ये रख दूं तो ये बना q' स्क्वायर ε0 स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन d-x का होल स्क्वायर, ये q' स्क्वायर अपॉन 2a ε0, 2a ε0। एक ε0 से एक ε0 गया, एक a से एक a गया। एक बार बताओ मुझे, क्या ये आपको समझ आया कि F नेट कितना आया? यस सर ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं F नेट को, तो F नेट आ गया kx0। kx0 की वैल्यू थी आपके पास पहले? यस सर kx0 की वैल्यू वहां पुट कर दो ताकि कुछ तो कटे। kx0 की मैंने वैल्यू पुट की, तो kx0 की वैल्यू है mg प्लस
एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2d, 2d स्क्वायर ये प्लस के एक्स माइनस एम जी, और माइनस कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन क्या क्या बच गया नीचे, 2 टाइम्स डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और mg से जो mg है वो mg से mg आपका कैंसिल हो गया। अभी बताओ क्या ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई, एफ नेट क्लियर हो गए? ठीक है, यस सर। इससे थोड़ा और आगे बढ़े हम, तो क्या ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नो सर। नहीं है। तो अब लेकिन मुझे लग रहा है वो अंकित वाला आंसर आता दिख रहा है। अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इसे, तो d माइनस एक्स को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, d। अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो d माइनस एक्स को d लिखेंगे, क्योंकि अभी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, और d माइनस एक्स को d लिखेंगे तो क्या ये और ये टर्म सेम होगी है क्या? बताओ। यस सर। ठीक है, यस ये और ये टर्म सेम हो गई है स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये कैंसिल हो जाएंगे, और वहां से एफ नेट बराबर के एक्स आया। एफ नेट को आप लिख सकते हो एम ए बराबर के एक्स, तो ए हो जाएगा के बाई एम इंटू एक्स, वहां से ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, वहां से ओमेगा रूट के बाई एम, और वहां से टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के। समझ आया? कर लोगे इसे कंप्लीट? कीजिए। ये तो बताया था सर मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है यार, मुझे लगा कि ये कैंसिल नहीं होगा, मैं ये सोच रहा था इसमें। यूं नहीं हो जाएगा सर, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग की मोशन के डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि केवल वो के एक्स एक्स्ट्रा लगेगा? यस सर, वो डायरेक्शन में। अरे वो सुनो, मैं आपको यही बता रहा था कि एक्स्ट्रा फोर्स के एक्स ही था, लेकिन ये भी तो चेंज हो रहा था, क्या चार्ज चेंज हो गया कि नहीं? यस सर। भाई अगर बाकी सब कांस्टेंट रहते तो ये कट ही जाना, फिर तो हम अपने आप ही डायरेक्ट बोलते, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं सोच तो ये रहा था कि कुछ बचना चाहिए बैटरी का, क्योंकि क्यों चेंज हो रहा है, क्यों चेंज होगा तो ये होना चाहिए था। सर अगर ये एसएचएम ना दे के वैसे पूछ ले कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फिर ना वो उनके टाइम पीरियड हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। ऐसे किसी भी केस में आप मीन से और एक्सट्रीम तक आने का टाइम निकालें, अगर वो एसएचएम नहीं पूछ रहे तो, कोई एसएचएम जैसी चीज ना मिले हमें। मीन से एक्सट्रीम तक आने का टाइम कल उसका बताया था, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले का रोटेशन में। यस सर। वो कोई एसएचएम थोड़ी था, वो कोई एसएचएम थोड़ी था, क्योंकि उसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है, जबकि एक्सेलरेशन तो चेंज हो ना। अगर एसएचएम है कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ना हो, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी ना हो। हाँ, तो कुछ और हो तो वहां जनरल इक्वेशन लगाओ। जैसे अगर कांस्टेंट है तो हम यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, अगर कांस्टेंट ना हो तो वो यूज मत करो, उसकी जगह a को v dv by dx लिख दो, या a को dv by dt लिख के वो जो जनरल इक्वेशंस थी उनसे आप निकाल के लाओ कि मीन से लेके एक्सट्रीम तक आने का टाइम कितना लगेगा, और उसका फिर हम कर देंगे वहां पे 1/4, उसका 1/4 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गए भाई? अगर सर एक क्वेश्चन कराना है या फिर सीपीपी में देना है? ठीक है ठीक है ठीक है। कोई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जब, तो बात यह है कि डायरेक्ट इक्वेशन लग जाती है। हम +1 में सीखते हैं कि अगर कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना आए तो पहले a एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा आपको, या a एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, और जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आप वहां से बनाएंगे। ठीक है, चलो मैं कोई ऐसा बना के दे दूंगा आपको, आप ये नोट कीजिए पहले।
कर लिया क्या नोट? भाई मुझे ये तो बता दो, इससे आगे पूरा तो कर लोगे ना ये? यस सर। सर हाँ जी। जैसे ये आ गया a इक्वल टू x बाई m, इसके बाद सर टाइम पीरियड वैसे निकालते कैसे हम? सर वो मैंने ये रेट रखा है कि बस x बाई a के बराबर जो है वो अंडर रूट में। ना ना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सुनो अब मैं इससे आगे बता देता हूँ एक बार। आपका यहाँ से आया, ये भी कैंसिल हो गया, इससे आगे मैं एक मिनट लिखता हूँ यहाँ पे। m ओमेगा स्क्वायर a इक्वेट करते हैं इसे। हाँ कोई नहीं, मैं एक बार लिख के ही समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे था। देखो एफ नेट मैं एक बार पूरा ही कंप्लीट करता हूँ इसे। ये आपका बना था एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर और प्लस kx माइनस एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स d माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक तो बात ये है कि ऑसिलेशन तो होंगे क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है डायरेक्शन के हिसाब से, ऑसिलेशंस तो होंगे बट नो एसएचएम। एसएचएम नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, नीचे भी x आ रहा है। उसके बाद फॉर x वेरी मच स्मॉलर देन d, क्योंकि स्लाइटली वर्ड था क्वेश्चन में, आप d माइनस एक्स के होल स्क्वायर को नियरली d स्क्वायर लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब आपका एफ नेट जो बनेगा वो ओनली कितना बनेगा, k इंटू एक्स, है ना भाई? समझ आ रहा है ये? यस सर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टाइम पीरियड कैसे निकलता है एसएचएम का। एफ नेट आ गया k इंटू एक्स, मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने उसको डिस्प्लेस किया, आपने उसको थोड़ा नीचे डिस्प्लेस किया था x, ये मीन पोजीशन थी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, मीन पोजीशन। इस वजह से इस पे फोर्स लगा था ऊपर एफ नेट, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगी, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगी। तो इसका मास दे रखा है आपको m, तो इस नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स। यहां से a कितना आ गया, a k बाई m इंटू एक्स। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? हाँ भाई बोलो अंकित, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब सुनो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हम +1 में पढ़ते हैं। एसएचएम में कोई भी ऑब्जेक्ट है देन a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा बोलो, मैं लिखूं उससे पहले बोलो। फ्रीक्वेंसी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो आपने कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है ना? ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, ऐसे हो जाना था। यस सर। ठीक है, एक मिनट। तो अंकित ये क्लियर तो हो गया ना कैसे किया है? यस सर, हो गया। सर वो माइनस भी होता है नहीं? अरे माइनस केवल डायरेक्शन के लिए होता है भाई। आप इसी को a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि a और x की डायरेक्शन अपोजिट है, और कुछ नहीं होता माइनस। अब इसमें मान लो मैं कुछ और इसमें बनाना चाह रहा था कि टाइम पीरियड m बाई के ना आए और कुछ और आ जाए, वो कैसे बनेगा? ये कट ही गए यार, जो हम नहीं चाह रहे थे वही हो गया, कट ही गए तो।
मान लो ऐसे दिया हो, सपोज करूं मैं इसमें एक बदलाव करूं, इसी में एक चेंज, ये मिटा दूं, ये हो गया सभी का। यस सर। ठीक है, देखिए सपोज आपको ये रखा हो कि इनिशियली ये कनेक्टेड नहीं था, ये ओपन था, और उस वक्त इक्विलिब्रियम सेपरेशन है x नॉट। इनिशियली ये ओपन था, कोई चार्ज का चक्कर नहीं है, उस वक्त स्प्रिंग की लेंथ ये है L प्लस x नॉट, कोई चार्ज अभी नहीं है। एंड नाउ दिस इज इन इक्विलिब्रियम। एक बार यूं बताओ, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इक्वेशन बनेगी? अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इक्वेशन बनेगी? mg is equal to k नीचे तो mg और ऊपर कितना? kx नॉट। kx naught। तो एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू kx नॉट। ठीक है, नाउ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब मैं इसको कुछ x नीचे ले आया, इसी प्लेट को मैं कुछ x नीचे लाया यहां पे, और x नीचे लाके फिर मैंने स्विच को ऑन किया और फिर मैंने इसको रिलीज किया। मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा सा उससे अलग बने किसी तरह से कि वो कैंसिल ना हो। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्विलिब्रियम अपर प्लेट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली वर्टिकली दिखा दिया हमने, देन स्विच इज क्लोज्ड, then plate is released। अब आपसे पूछ ले कि फाइंड, कुछ बना है क्या ठीक ठाक सा सवाल? अगर ठीक सा बन गया है तो इसमें इस बार टाइम अलग होना चाहिए। समझ आ गया अगला सवाल ये क्या दिया है? यस सर। ये इक्विलिब्रियम आपको दे ही दी, इक्वेशन क्वेश्चन में ही दे दी, मान लो इस तरह से। क्या होगा इसमें? देखो देखो, थोड़ा सा इसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ट्राई कर। तो एक काम करो ना, सुनो, आपका बोलो। टाइम भी होने वाला है, हो ही चुका है। क्या मैं आपको ये होमवर्क में दे दूं? ठीक है, शाम की क्लास के लिए शुरुआत हम यहां से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उन सी भी पेज पे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करना अगर ये ठीक ठाक हुआ है तो।